हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स के एक्सरसाइज 10.1 चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, चैप्टर नंबर 10। आज के वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में जानेंगे। आप लोग पहले से ही कुछ सिंपल इक्वेशंस के थ्रू इनके बारे में लर्न कर चुके हैं, लेकिन अभी हम इसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन करेंगे और उसको डिटेल में समझते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। देखिए, वर्ड्स जो है बहुत ऐसे लग रहे हैं कि बहुत टफ है। क्या है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है, वेरिएबल्स यूज करने हैं, कांस्टेंट यूज करना है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस यूज करने हैं। तो ये सब चीजें हैं क्या। अब आप क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत इजी लगेगा। क्या करना है, सब्सट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई, मीन्स z को सब्ट्रैक्ट करना है y से, इसको एक्सप्रेस करना है एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में। ऐसे सेंटेंस की फॉर्म में आप मैथ में चीज़ों को लिख नहीं सकते, सॉल्व नहीं कर सकते। उनको क्या करना पड़ता है, एक एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना पड़ता है। तो सब्ट्रैक्ट करना है z को y से, कैसे लिखेंगे हम, y को सब्ट्रैक्ट करना है, z को सब्ट्रैक्ट करना है y से, तो y माइनस जेड। अब इसमें देखिए क्या क्या चीजें आई, वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या है, ये y भी एक वेरिएबल है, z भी एक वेरिएबल है। इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट नहीं आया है, ठीक है, आगे के एक्सप्रेशंस में आएंगे। और अर्थमेटिक ऑपरेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेशन इसमें क्या आया, ये जो माइनस है, माइनस का साइन है। तो वेरिएबल्स y और z वेरिएबल क्यों है, क्योंकि आपने एक अननोन नंबर्स बता रखे हैं कि क्या करना है, z को y में से सपरेट करना है। आपने ये तो फिक्स बताया नहीं है कि 5 को 10 में से सपरेट करना है। अगर ये बताया होता कि 10 माइनस 5 तो ये कांस्टेंट हो जाता है। अब y और z की वैल्यू वेरी कर सकती है। कोई भी बोल सकता है कि y की वैल्यू जो है 15 रख दो और z की वैल्यू 5 रख दो, या y की वैल्यू जो है 25 रख दो और z की वैल्यू 20 रख दो। तो ये वैल्यू वेरी हो सकती है, इसी वजह से इनको हम वेरिएबल्स बोल रहे हैं। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन यहाँ पे माइनस है। चलिए दूसरा क्या है, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। सम ऑफ द नंबर्स x एंड y, x एंड y का सम जो होगा उसका 1/2, इसको एक्सप्रेस करना है। कैसे लिखेंगे, 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। ब्रैकेट में क्यों आया, क्योंकि पहले तो x और y का सम निकालना है आपको। x और y का सम जब निकलेगा तब उस सम का 1/2 करना है। ऐसा नहीं है कि आपने लिख दिया 1/2 x प्लस वाई, इससे गलत हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन ये शो कर रहा है कि आप x का 1/2 कर रहे हैं और 1/2 का जो रिजल्ट आएगा उसमें y को ऐड कर रहे हैं। ये अगर लिख देंगे आप तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए ये एक्सप्रेशन जो है वो ये दिखाता है कि x और y को पहले सम करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 1/2 करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है, वेरिएबल्स, कांस्टेंट और अर्थमेटिक ऑपरेशंस आए। यस, x क्या है, वेरिएबल है, y क्या है, वेरिएबल है, ये प्लस अर्थमेटिक ऑपरेशन है। यहाँ 1/2 और ब्रैकेट के बीच में भी क्या है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ये भी अर्थमेटिक ऑपरेशन। और ये 1/2 क्या है, ये कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन में लिख दिया क्लियर कट कि 1/2, 1/2 जब लिख दिया तो ये एक कांस्टेंट हो गया कि 1/2 1/2 ही होता है। 1/2 1/3 नहीं हो सकता, 1/2 1/4 नहीं हो सकता, इसलिए 1/2 एक कांस्टेंट हो गया यहाँ पे। ओके, चलिए कांस्टेंट, वेरिएबल्स और अर्थमेटिक ऑपरेशंस आपको समझ में आ गया। फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। थर्ड क्या है, द नंबर z मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। मतलब z को z से ही मल्टीप्लाई करना है, तो z को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखते हैं, z टू द पावर 2 या z स्क्वायर। ये जो है ऑलरेडी आपने स्क्वायर कर लिखना या पावर में लिखना, पावर एंड एक्सपोनेंट वाला जो चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे, या अभी ऑलरेडी आपके में आ भी चुका है। जैसे आप एरिया निकालते थे, एरिया में मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहे हैं। जब कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल सेल्फ इट सेल्फ से मल्टीप्लाई होता है तो वो उसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, z टू द स्क्वायर। ओके, 1/4 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर p एंड q, मतलब p एंड q का प्रोडक्ट निकालना है, p एंड q का प्रोडक्ट, फिर उसका भी 1/4, ठीक है। तो चाहे ऐसे लिखिए, चूंकि ये सारी चीजें मल्टीप्लिकेशन में आ रही तो आप 1/4 पी क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। एडिशन वाले में नहीं लिख सकते थे, जहां मैंने बताया था आपको कि 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई लिखा था, ये तो सही था, लेकिन 1/2
x प्लस वाई लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों चीजें सही हैं। ओके, तो 1/4 पी क्यू, क्योंकि सारी चीजें मल्टीप्लीकेशन में आ रही हैं। ओके, नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। पहले समझिए कि क्या करना है, पहले बोथ का स्क्वायर करना है, x एंड y बोथ स्क्वायर्ड। ठीक है, तो पहले x का स्क्वायर और y का स्क्वायर एंड एडेड। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। अगर किसी बच्चे ने ये लिख दिया कि x प्लस वाई फिर दोनों का स्क्वायर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, पहले सेंटेंस में क्या है, दोनों का स्क्वायर देन एडेड। ओके, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n। m एंड n का कुछ प्रोडक्ट निकलेगा, ठीक है, फिर उसका भी 3 टाइम्स होगा, फिर उसमें क्या है 5 ऐड करना है, बस यही एक्सप्रेशन आपकी बन गई 3mn प्लस 5। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। ओके, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z का जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट 10 से सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, तो 10 माइनस वाई जेड। ओके, सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। a और b का सम करना है और उसी को सब्ट्रैक्ट कर देना है उन्हीं के प्रोडक्ट से। कैसे, a और b का सम क्या होगा, a प्लस बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो पहले a प्लस बी को ब्रैकेट में डालेंगे, फ्रॉम किससे होना है, उसी के प्रोडक्ट से, मतलब ए बी माइनस ए प्लस बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अभी हमने वेरिएबल समझ लिया, कांस्टेंट समझ लिया, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, अभी आगे टर्म्स क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशंस में आपको इनको आइडेंटिफाई करना है और उनका ट्री डायग्राम भी बनाना है। कैसे बनाएंगे, चलिए समझते हैं। शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। पहला है क्या है, x-3। सबसे पहले जानते हैं कि टर्म्स, फैक्टर्स, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एक्सप्रेशन क्या है, कोई भी इक्वेशन है वो एक्सप्रेशन है, जैसे अभी तक हम लोग बनाते हुए आए, x-3 एक एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन कुछ टर्म्स से मिलकर के बना है, जैसे इसमें x एक टर्म है और -3 एक टर्म है। ओके, तो ये टर्म्स क्या हो गए, x और -3। फैक्टर्स क्या होते हैं, इसमें नहीं आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा, बताएंगे। दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, 1 + x स्क्वायर, तो 1 + x स्क्वायर एक एक्सप्रेशन है। अब इसमें टर्म्स क्या है, पहला तो 1 है, फिर x है, फिर x स्क्वायर है। अब x स्क्वायर भी अकेला नहीं है ना, x स्क्वायर क्या होता है, x मल्टीप्लाई बाई x, तब जाके x स्क्वायर बनता है ना। तो x के भी फैक्टर्स, x स्क्वायर के फैक्टर्स और x हो गए। ओके, तो जितना मतलब जैसे आप वो सम पढ़ते हैं ना कि एटम्स जो है इनडिविजिबल पार्ट है, सबसे छोटा पार्ट है, ऐसे ही फैक्टर जो है किसी एक्सप्रेशन का सबसे छोटा पार्ट है। जैसे ये y माइनस वाई क्यूब में y एक टर्म है, वाई क्यूब एक टर्म है। ओके, अब वाई क्यूब देखेंगे तो कैसे वाई क्यूब बना, या y⁻3, 3y जब आपस में मल्टीप्लाई हुए तो ये तीनों y इस वाई क्यूब के फैक्टर्स हैं। ओके, जैसे ये अगली एक्सप्रेशन है 5xy² + 7x² अब इसमें फैक्टर्स देखें तो क्या क्या फैक्टर्स हैं, एक तो 5 है फैक्टर, दूसरा x है, तीसरा y² है, y² y और y से मिलके बना है। इसी तरीके से इसमें एक 7 है, x² का एक x, दूसरा x और y। इस तरीके से समझिए कि जैसे लेटर्स मिलकर के क्या बनाते हैं, लेटर्स मिलकर के एक वर्ड बनाते हैं। ठीक है, ABCD इस तरीके के लेटर्स मिलकर के वर्ड बनाते हैं और वर्ड मिलकर के सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है, एक्सप्रेशन है, वर्ड क्या है, टर्म्स हैं, और लेटर्स क्या हैं, लेटर्स जो हैं फैक्टर्स हैं। ओके, -AB + 2B² - 3A², इसके भी एक्सप्रेशन के पहले तो टर्म्स। देखिए एक चीज याद रखिएगा, टर्म्स में कभी ये नहीं बोल सकते कि ये 3A² एक टर्म्स है। जो भी टर्म आएगा अपने साइन के साथ आएगा, अपने साइन के मतलब
इसका साइन जो है माइनस का है, तो ये पूरा -3a² एक टर्म है, ये पूरा +2ab एक टर्म है। तो प्लस का साइन नॉर्मली हम लोग लिखते नहीं हैं, तो अब देखिए टर्म्स में हमने यहाँ लिखा है -ab, ओके, क्योंकि पहला -ab है, दूसरा प्लस में 2b² है, तो प्लस का साइन हम लोग नॉर्मली नहीं लिखते हैं, इसलिए 2b² लिखा है। तीसरा -3a² है, तो पूरा -3a² लिखेंगे। अब जब फैक्टर भी करेंगे तो भी इस माइनस को कंसीडर करना है। यहाँ टर्म्स जब हम लिखने जाएंगे, टर्म्स के फैक्टर क्या करेंगे, -ab कैसे बन सकता है, -ab तभी बन सकता है जब एक तो -1 हो, मल्टीप्लाई बाई a हो, मल्टीप्लाई बाई b हो, मतलब इसमें 3 फैक्टर्स हैं, -1, a और b। इसी तरीके से -3a² को क्या लिख सकते हैं, -3 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई a, ओके। तो ये देखिए इस तरीके से आपके फैक्टर्स बनेंगे। जो साइन है उस पर्टिकुलर साइन टर्म के साइन को भी कंसीडर करना है, उसको भी लेकर के आना है अपने टर्म्स में, और टर्म्स के बाद फैक्टर में भी जब वो आएगा, अगर उस माइनस साइन के साथ में सीधे वेरिएबल आ रहा है, कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई नंबर्स नहीं है, तो -1 एक फैक्टर हो जाएगा। अगर कोई नंबर है, जैसे यहाँ -3 था, तो वो नंबर आ जाएगा, ओके। दूसरा देखिए, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। फिर वही टर्म्स एंड फैक्टर आइडेंटिफाई करने हैं। अब हमने वहां पर ट्री डायग्राम इसलिए बनाया था क्योंकि ट्री डायग्राम बनाने के लिए बोला गया था, ठीक है। ट्री डायग्राम में देखिए एक चीज और आपको बता दूं, ट्री डायग्राम में जब हम एक्सप्रेशन से टर्म्स को दिखाते हैं तो ये कंप्लीट सॉलिड लाइंस के थ्रू दिखाया हुआ है, और टर्म्स से जब फैक्टर को दिखाते हैं तो जो है डॉटेड लाइन के थ्रू, ठीक है। एक्सप्रेशन से टर्म जो है कंप्लीट सॉलिड लाइन, और टर्म से जो फैक्टर्स होंगे वो डॉटेड लाइन के थ्रू दिखाते हैं, तब ये ट्री डायग्राम हमारा कंप्लीट होता है, ओके। आपको अगर नोटबुक में भी करना है तो इसी तरीके से बनाना है, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो भी ऐसे ही करके आना है। अब दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे का जो सेकंड पार्ट है, इसमें ट्री डायग्राम के बारे में नहीं बोला गया, तो हम एक चार्ट टाइप का बना करके दिखा देंगे, ठीक है। अब ये जैसे एक्सप्रेशन है, पहला क्या है -4x + 5, तो इसमें दो टर्म आपको दिख रहे हैं, पहला -4x, दूसरा 5। अब अगर इसके फैक्टर निकालने जाएं तो एक फैक्टर -4 हो गया, दूसरा x हो गया, इस टर्म के -4x के, और 5 क्या है, कांस्टेंट है, उसका एक ही फैक्टर है। इसी तरीके से दूसरा क्या है, -4x + 5y, -4x + 5y का जब निकालने जाएंगे तो एक टर्म -4x हो गया, दूसरा 5y हो गया, फैक्टर हो जाएंगे -4x, 5 और y, ओके। तीसरा क्या है 5y + 3y², इसके भी जो है जब हम टर्म्स निकालेंगे तो पहला 5y, दूसरा 3y², और इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 5, दूसरा हो जाएगा y। इसके अलावा 3y² का एक 3, दूसरा y, तीसरा y, ओके। चलिए नेक्स्ट कीजिए, डी वाला देखिए क्या है, xy + 2x² + y², तो एक तो xy हो गया, एक 2x² y² हो गया, xy के फैक्टर एक x, दूसरा y, 2x² y² के 2 × x × y, इतने फैक्टर हुए, 4 फैक्टर हैं इसके, ओके। अब इसी तरीके से ई का pq + q में दो टर्म्स हैं, एक pq और एक q, एक फैक्टर p और q हो गया, दूसरे का q का फैक्टर क्या है, अकेला है q। 1.2ab - 2.4b + 3.6 है, तो एक टर्म तो ये हो गया 1.2ab, दूसरा टर्म माइनस में 2.4b, देखिए साइन लेना मत भूलिएगा, साइन लेना है, ये माइनस का है तो माइनस लेना है। तीसरा 3.6 है, ओके। अब जब फैक्टर करने जाएंगे तो पहला तो ये कांस्टेंट है 1.2, ठीक है ना, तो ये पूरे 1.2 को एज इट इज लेंगे, दूसरा a हो गया, तीसरा b हो गया। इसी तरीके से इसमें -2.4 एक हो गया, एक b हो गया, तीसरे में 3.6 हो गया और a हो गया, ओके। 3/4x + 1/4, 3/4x का पहला टर्म यही हो गया 3/4x, दूसरा हो गया 1/4, फैक्टर करेंगे तो एक तो 3/4 हो गया, ये कांस्टेंट है, एक x हो गया, और ये 1/4 का अकेला ही फैक्टर है 1/4, ओके। 0.1 p² + 0.2 q², पहला तो ये टर्म हो गया, दूसरा ये टर्म हो गया, कांस्टेंट है 0.1, फिर p, ऐसे ही 0.2, फिर q, ये आपके फैक्टर्स हो गए,
थर्ड क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट, ठीक है, इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होते हैं अदर देन कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पहला देखिए 5 माइनस 3t², इसमें 5 क्या है, इसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं आ रहा, ABCD XYZ ST UV MNOP कुछ नहीं आ रहा है, तो ये केवल 5 है, सिंगल नंबर है, तो ये कांस्टेंट है। तो आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताने हैं जो कांस्टेंट नहीं है उनके अलावा। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होते हैं, जब कोई टर्म होता है उस टर्म के साथ में जो नंबर एक कांस्टेंट आ रहा है वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। सॉल्व करना शुरू करते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे 5 माइनस 3t² में अगर हम टर्म देखें बिना कांस्टेंट वाला, ये टर्म ये भी है 5, हमने इसको नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि अदर देन कांस्टेंट, तो हम अदर देन कांस्टेंट को ही टर्म को ले रहे हैं। तो अदर देन कांस्टेंट में -3t² है। अब इस -3t² का कोफिशिएंट क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब नंबर्स वाला कोफिशिएंट, नंबर्स वाला कोफिशिएंट क्या है, जो इसमें कांस्टेंट वैल्यू है क्या है -3, ओके, ये इसका कोफिशिएंट है। दूसरा क्या है 1 + t + t² + t³, तो 1 तो एक टर्म हो गया कांस्टेंट, इसको भूल जाइए। अब इसके अलावा जो टर्म वेरिएबल वाले हैं वो t है, t² है, t³ है, t हो गया, t² हो गया, t³ हो गया। अब तीनों के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, कोई भी नंबर नहीं है, जिसका कोई नंबर नहीं है उसमें 1, क्योंकि हर वेरिएबल जो है 1 से तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है, ओके, तो इसका कोफिशिएंट 1 है। x + 2xy + 3y तीनों वेरिएबल्स हैं, कोई कांस्टेंट नहीं है, मतलब तीनों टर्म्स आपको लेना है, एक x, दूसरा 2xy, तीसरा 3y। x का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, इसके साथ में कोई नंबर है, कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है। 2xy के साथ में कोई नंबर है, यस 2 है, तो इसका कोफिशिएंट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 2 है। 3y के साथ कोई नंबर है, यस 3 है, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 3 है। 100m + 1000n के दो टर्म्स हैं, दोनों वेरिएबल लेने हैं, कांस्टेंट नहीं है इसमें, और दोनों के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एक 100 है, एक 1000 है, ओके। -p² q² + 7q³ से इसमें क्या है, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो दोनों ही टर्म लेने हैं आपको, कांस्टेंट टर्म छोड़ देना है, अदर देन कांस्टेंट टर्म है ना, तो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो दोनों लेने हैं। अब -p² q² के साथ कोई नंबर है नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट 1 होगा, लेकिन इसका साइन माइनस का है, इसलिए इसका कोफिशिएंट -1 होगा। ये -1 से मल्टीप्लाई होगा p² q² तभी तो -p² q² बनेगा, ओके। और 7pq का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 7, ओके। इसी तरीके से 1.2a + 0.8b का दो टर्म्स है, 1.2a 0.8b, एक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 1.2, दूसरा है 0.8। 3.14r², एक ही टर्म है, एक ही टर्म है और वेरिएबल इसमें है r², तो इसका कांस्टेंट क्या है, इसका न्यूमेरिकल कांस्टेंट है 3.14, ओके। 2 ब्रैकेट में l + b। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, इसमें गलती मत कीजिएगा कि इस 2 को छोड़ दें, ये कांस्टेंट है। ये देखिए कि ये एक्सप्रेशन अभी क्या है, ये अभी जो है सॉल्व ही नहीं हुई है, क्यों, क्योंकि ये 2l से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2b से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको आपको पहले ये लिखना पड़ेगा कि 2l + 2b है ये एक्चुअल एक्सप्रेशन, तो ये 2l भी एक टर्म है और 2b भी एक टर्म है, दोनों के न्यूमेरिकल कांस्टेंट 2 हैं, ठीक है। 0.1y + 0.01y², दो टर्म्स हैं इसके, 0.1y और 0.1y², ओके। दोनों के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, 0.1 और 0.01। फोर्थ का ए, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। बहुत सिंपल है, केवल टर्म्स ऐसे बताने हैं जिसमें x आ रहा हो, और जब x आ रहा हो तो उसका कोफिशिएंट बताना है। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि कोफिशिएंट बोला है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं बोला है, x को छोड़ करके उसके साथ जो भी आ रहा हो वो सब उसका कोफिशिएंट है। पहले तो x वाले टर्म देखते हैं, एक एक करके करते हैं। पहला एक्सप्रेशन क्या था, y² x + y, इसमें
जो टर्म x के साथ हैं वो केवल वाई स्क्वायर एक्स है। अब कोफिशिएंट बताने हैं तो x का यहाँ कोफिशिएंट 1 नहीं लिखना है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं बोला गया है। कोफिशिएंट मतलब x को छोड़ करके उसके साथ जो भी चीज आ रही, नंबर्स, वेरिएबल्स, जो भी आ रहा है, तो यहाँ x के साथ में क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर, तो यही इसका कोफिशिएंट हो गया। दूसरा क्या है, 13y स्क्वायर माइनस 8y एक्स। इसमें देखिए कोई x नहीं है तो इसको ड्रॉप कर दीजिए, एक ही टर्म है माइनस 8y एक्स। ओके, और उसका कोफिशिएंट क्या है, x को हटा करके जो बच रहा है माइनस 8y, इसका कोफिशिएंट है। ओके, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट अगर लिखा होता तब केवल माइनस 8 लिखना था, लेकिन यहाँ कोफिशिएंट वर्ड लिखा हुआ है। x प्लस वाई प्लस 2, केवल एक टर्म ऐसी है जिसमें x आ रहा है, वो x ही है। अब इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है x के साथ, तो 1 है। 5 प्लस जेड एक्स, केवल जेड एक्स ऐसा टर्म है जिसमें x आ रहा है, जेड एक्स में x हटा दीजिए तो उसका कोफिशिएंट क्या है, z। 1 प्लस एक्स वाई, इसमें दो टर्म्स ऐसे हैं x और एक्स वाई जिसमें x आ रहा है, x का कोफिशिएंट 1 है, एक्स वाई का कोफिशिएंट y है। 12xy स्क्वायर प्लस 25, केवल 12xy स्क्वायर ही ऐसा टर्म है जिसमें x आ रहा है। अब x को छोड़ दीजिए तो क्या बचा, 12y स्क्वायर, ये इसका कोफिशिएंट है। 7x प्लस एक्स वाई स्क्वायर में 7x एक टर्म है और दूसरा xy स्क्वायर एक टर्म है। 7x में x हटा दिया तो 7 है इसका कोफिशिएंट, xy स्क्वायर में x हटा दिया तो y स्क्वायर इसका कोफिशिएंट है। फोर्थ का भी, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन वाई स्क्वायर एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, जैसे पहले था। इसमें केवल वो टर्म्स बताने हैं जिसमें वाई स्क्वायर आ रहा हो और उसका कोफिशिएंट जो है बताना है, वाई स्क्वायर छोड़ के जो भी टर्म में बच रहा होगा वो सब उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। पहला देखिए, 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर में केवल माइनस एक्स वाई स्क्वायर ही एक टर्म है जिसमें वाई स्क्वायर आ रहा है। वाई स्क्वायर को अगर भूल जाएं तो केवल माइनस एक्स बच रहा है, वही उसका कोफिशिएंट है। 5y स्क्वायर प्लस 7x में 5y स्क्वायर ही एक टर्म है जो जिसमें y स्क्वायर आ रहा है, y स्क्वायर को अगर हम भूल जाएं तो केवल 5 बच रहा है, वही उसका कोफिशिएंट है। 2x स्क्वायर y, इसमें y स्क्वायर आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसको भूल जाइए। माइनस 15xy स्क्वायर, इसमें आ रहा है y स्क्वायर तो इसको रख लीजिए, रख लिया हमने। प्लस 7y स्क्वायर, इसमें भी आ रहा है, इसको भी रख लिया। अब दोनों टर्म्स के फैक्टर्स कोफिशिएंट लिखने हैं, तो वाई स्क्वायर पहले में भूल गए तो माइनस 15x बचा, इसमें भूल गए तो 7 बचा। क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है आपको मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, ठीक है, कुल मिला के पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, क्या होता है पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, जब कोई एक्सप्रेशन बनती है, ठीक है, तो एक्सप्रेशन में आपको पता है कि टर्म्स हैं, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, तो जितने टर्म्स आ रहे हैं, जैसे इसमें कितना, 1 2 और 3, 3 टर्म आए ना, 3 टर्म अगर आ गए तो ये क्या हो गई, ये ट्राइनोमियल हो गई। ठीक है, अगर कोई एक्सप्रेशन केवल 2 टर्म्स की है तो वो बाइनोमियल हो गई। ठीक है, अगर कोई एक्सप्रेशन केवल एक टर्म की है 3x, तो वो मोनोमियल हो गई। और इन सब का कॉम्बिनेशन मीन्स चाहे 1 हो टर्म, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, कुछ भी हो, सबका एक ही नाम है, क्या नाम है, पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर कोई बोल दे कि पॉलिनोमियल्स की हम पढ़ाई कर रहे हैं, पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो मतलब वो मोनोमियल्स भी पढ़ रहा है, बाइनोमियल्स भी पढ़ रहा है, ट्राइनोमियल्स भी पढ़ रहा है। ओके, वो पॉलिनोमियल में आ गया। तो इसमें हमें आपको मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल बताना है। सबसे पहले एक एक एक्सप्रेशन को देखते जाते हैं और फटाफट लिखते जाते हैं। पहले एक्सप्रेशन में देखिए क्या है, 4y माइनस 7z, कितने टर्म्स आ रहे हैं, 2 टर्म्स आ रहे हैं, तो क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। दूसरे में क्या है, केवल एक टर्म है, एक टर्म है तो मोनोमियल हो गया। इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है, ट्राइनोमियल हो गया। यहाँ 100, केवल एक ही टर्म है ना, तो क्या हो गया, मोनोमियल। यहाँ देखिए ए बी माइनस माइनस ए बी माइनस ए माइनस बी, क्या है, 3 टर्म है, ट्राइनोमियल हो गया। 5 माइनस 3t, 2 टर्म है, बाइनोमियल हो गया। 4p स्क्वायर क्यू माइनस 4 क्यू पी स्क्वायर, 4p स्क्वायर क्यू माइनस 4
पी क्यू स्क्वायर, दो टर्म है अलग अलग, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल। फिर 7mn, ये केवल एक टर्म है ना, तो ये क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। जेड स्क्वायर माइनस 3z+8, देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि 7m n इसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं तो ये बाइनोमियल तो नहीं हो गया, ऐसा नहीं है। एक टर्म है ये टर्म किसी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा तभी दूसरी टर्म आएगी और वो बाइनोमियल बनेगा, और एक और टर्म आ गई तो ट्राइनोमियल बनेगा। जब तक ये एक ही टर्म है तब तक ये मोनोमियल है। तो इसके इसके जो नेक्स्ट है वो क्या है, ट्राइनोमियल है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो हैं टर्म्स, बाइनोमियल। जेड स्क्वायर प्लस जेड, बाइनोमियल। 1 + x स्क्वायर, ट्राइनोमियल। ओके, नेक्स्ट देखिए, स्टेट वेदर ए गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म। अब लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। लाइक और अनलाइक टर्म वो थे जैसे जिसमें कोई भी वेरिएबल, जैसे एक वेरिएबल आ गया 2x प्लस 5x, ठीक है, तो ये वेरिएबल क्या दिख रहे हैं कि ये भी वेरिएबल सेम है, ये भी वेरिएबल सेम है, अगर इसको आप सॉल्व करने जाएं तो लिख सकते हैं 7x। तो ऐसे वेरिए टर्म्स जो होते हैं ये टर्म्स जो है लाइक टर्म्स कहलाते हैं, ठीक है ना। और 2x प्लस 5y, ये तो आपस में ऐड नहीं हो सकते क्योंकि x एक अलग वेरिएबल है, y एक अलग वेरिएबल है, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते जब तक इन वेरिएबल्स की वैल्यू आपको नहीं पता है। तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, अनलाइक वो हैं टर्म्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 1 और 100 को देखते हैं, ये लाइक है कि अनलाइक है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में हो सकता है, 1 और 100 लाइक टर्म्स हैं, क्यों, क्योंकि 1 और 100 इन दोनों के साथ में कोई एक्सप्रेशन आपको अगर दे दी जाए कि 1 + 100 या 1 - 100, तो आप सॉल्व कर लोगे, यस आप सॉल्व कर लोगे, तो ये लाइक टर्म्स हैं। ऐसे -7x और 5/2x, -7x और 5/2x की अगर आपको प्लस या माइनस करना हो तो एलसीएम लेके आप कर सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि दोनों के वेरिएबल सेम हैं, एक्स एक्स हैं, सिंपल इक्वेशंस में भी आपने पढ़ा है, तो ये लाइक टर्म्स ही हैं। लेकिन अगर नेक्स्ट -29x और -29y इस तरीके का आ गया, -29x और -29y में आप बोलो कि -29 तो दोनों में है, तो ये लाइक फ्रैक्शन हो गए। -29 से क्या फर्क पड़ता है, एक्स और वाई जो वेरिएबल हैं इसकी वजह से आप इनमें कुछ नहीं कर पाओगे, तो ये अनलाइक टर्म्स हैं, ओके। 14xy और 42yx, ये एक अच्छा क्वेश्चन। इसमें देखिए एक्स वाई लिखिए, 14xy लिखिए और 14yx लिखिए, ठीक है, सॉरी 42yx, तो 42yx लिखिए, वाई एक्स लिखिए या 42xy लिखिए, एक ही चीज़ है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स को पहले लिख लिया वाई को बाद में लिख लिया। तो अब 14xy और 42xy को आप सॉल्व कर सकते हैं ना, प्लस या माइनस करना हो कर सकते हैं, यस ये दोनों क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं। 4m² और 4mp², यहाँ देखिए m का स्क्वायर हो रहा है, p सिंगल पावर में है, यहाँ m सिंगल पावर में है, p का स्क्वायर हो रहा है, तो क्या इनको आप कुछ सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये अनलाइक टर्म्स हैं। इसी तरीके से 12xz और 12x²z², ये लाइक टर्म्स हैं, नहीं ये भी अनलाइक टर्म्स हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखिए इसी तरीके के बहुत सारे टर्म्स दे दिए गए हैं ए और बी क्वेश्चन में, और इसमें आपको लाइक टर्म्स छांट करके एक तरफ करने हैं, तो हम एक एक को लेके चलेंगे। जैसे पहला क्या है, -xy², अब हम देखेंगे -xy² कहाँ आ रहा है, ठीक है, उनको साथ में लिख देंगे, वो लाइक टर्म्स होंगे। तो -xy² एक तो ये हो गया, दूसरा xy² ये आ रहा है 2xy², तो ये दोनों लाइक टर्म हमने पहले लिख लिए। अब इसके बाद में हमें देखना है -4yx², yx² वाले ढूंढने हैं, yx² वाला ढूंढते 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 जाएंगे तो कौन सा मिल रहा है, yx² वाला ये मिल रहा है, 20x² y लिखा है, x² y को आप 20yx² भी तो लिख सकते हैं ना,
आगे पीछे करके लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए। तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम ये 8x² वाले ढूंढते हैं। 8x² किससे किससे मैच हो रहा है? एक तो 8x² खुद हो गया, फिर -11x² हो गया और -6x² हो गया। फिर कौन सा टर्म बचा? 7y वाला। 7y, केवल y वाले ढूंढते हैं। केवल y वाला एक ये है, ठीक है। 7y और y, ठीक है ना, इनको भी कट कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे कट करते जाएंगे तो आपको पता रहेगा कि अब कौन से बचे। -100x, मतलब जिसमें केवल x आ रहा हो, केवल x वाला आपका ये है 3x। -100x और 3x, अब इनको भी कट कर लीजिए, ठीक है। अब बचा -11yx। yx और xy एक ही चीज है, ठीक है। तो ये 2xy के साथ में ये लाइक टर्म है, ओके। तो ये इसमें पेयर्स हैं लाइक टर्म्स के। कई सारे टर्म्स दिए हुए थे, उनमें लाइक टर्म्स के पेयर्स बना करके जो जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ लिखना था। इसी का भी देखिए, कई सारे टर्म्स फिर से दिए हुए हैं, एक एक करके देखते हैं। जैसे 10pq, अब pq वाले ढूंढिए पूरे, उसमें pq वाले जैसे एक 78qp लिखा है तो 78qp लिख लीजिए या pq लिख लीजिए, एक ही चीज हो गया ना। ऐसे ही -7qp लिखा है तो ये भी -7qp और pq एक ही चीज हो गया ना। तो इनको हमने अंडरलाइन कर लिया कि भाई ये तो हमारे यूज हो गए लाइक टर्म में। अब इसके बाद अगले ढूंढना है। अगला क्या है? 7p। केवल p वाले टर्म ढूंढने हैं आपको। केवल p वाले टर्म ढूंढने जाएंगे तो कौन कौन से मिल रहे हैं? 2405p एक तो है और एक 7p है, ठीक है। ये दोनों हो गए जिनको अंडरलाइन करते जा रहे हैं। अब उनको उसके बारे में नहीं सोचना है, बचे हुए टर्म्स के देखने। अगला क्या है? 8q। 8q वाला देखिए, केवल q वाला एक तो -100q मिल गया, इसके अलावा कोई नहीं है, तो ये दोनों भी अंडरलाइन कर लिए। अब p²q² वाले देखना है। p²q² वाला देखिए, ये q² p² लिख लीजिए, चाहे p²q² लिख लीजिए, एक ही चीज है, ठीक है। तो ये दोनों भी लाइक टर्म्स हो गए, ठीक है। अब हम देखते जाए कौन कौन से अंडरलाइन बचे। -23। -23 मीन्स कांस्टेंट टर्म जो है, जिसमें केवल नंबर हो, केवल नंबर वाला ये 41 है, तो ये इसका लाइक टर्म हो गया, ठीक है। अब क्या बचा? -5p² मीन्स p² वाला टर्म देखना है। p² वाला टर्म ये 701p² है, इसके साथ में लिख दिया। अब क्या बचा? ये p²q और ये qp², एक ही चीजें हो गई ना, चाहे इसको p²q भी तो लिख सकते हैं ना। तो ये दोनों आपस में लाइक टर्म हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लाइक टर्म छांट के इसमें एक जगह लिख दिए। तो ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो सेकंड एक्सरसाइज है 10.2 उसको कंप्लीट करेंगे और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो सीख लेंगे। इसी के उसके बाद में हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।